हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये टेट एग्जाम और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और फिलहाल में डी ट्रिपल एसपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आज जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। तो जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया? संज्ञानात्मक विकास के बारे में। कभी भी संज्ञानात्मक विकास का कोई पॉइंट आता है तो जीन पियाजे का नाम याद आना चाहिए। तो जीन पियाजे ने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका जन्म क्या है? 1896 में हुआ था और 1980 में ये गुजर गए थे। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि बच्चे कैसे संज्ञान के रूप में काम करते हैं, मानसिक क्रियाएं कैसे काम करती हैं। पहले इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने 42 तो बुक लिखी है। इनकी टोटल किताबें जो चल रही हैं, लगभग 42 किताबें चल रही हैं। और ये एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने कहते हैं स्विस वैज्ञानिक, स्विस साइंटिस्ट हैं। ये जो जीन पियाजे हैं वो कैसे हैं? स्विस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या है, 22 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी। इन्होंने क्या है, 22 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी और नेचुरल साइंस पर काम किया था। इन्होंने किस पर काम किया था? नेचुरल साइंस के ऊपर इन्होंने काम किया था। जीन पियाजे की बेसिक बात हमें याद रखनी है, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कितनी साल पर? 22 साल पर पीएचडी कर ली थी और इन्होंने लगभग 42 बुक लिखी हुई है और स्विस वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है। जन्म हुआ था 1896 और 1980 में ये गुजर गए थे। तो अभी इन्होंने क्या किया, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जीन पियाजे ने क्या किया? 3 बच्चों पर फोकस किया था। जो फोकस किया था जीन पियाजे ने, वो 3 बच्चों पर किया था। 3 बच्चों पर प्रैक्टिकल करके इन्होंने जाना संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इनके एक मित्र हुआ करते थे जीन पियाजे और साथ में है इनके बिने। इन दोनों ने मिलकर फ्रांस के एक स्कूल में इंटरव्यू लिया बच्चों का। इन दोनों ने मिलकर फ्रांस के एक स्कूल में बच्चों का इंटरव्यू लिया था। इन्होंने उस इंटरव्यू में जाना कि वे बच्चे निकाले। इन्होंने इंटरव्यू में पता किया कि वे बच्चे जो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे सवालों के जवाब दे पा रहे, लेकिन जो नहीं दे पा रहे हैं जवाब, उन बच्चों को अलग श्रेणी में डाला और पहचानने की कोशिश की, उन पर रिसर्च किया ऐसा क्यों हो रहा है। तब इन्होंने पहली बार, ये पहले मनोवैज्ञानिक थे, पहले मनोवैज्ञानिक जब रिसर्च किया इन्होंने, तो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई कि बच्चा सीख नहीं पा रहा तो किस अवस्था में कितना सीखेगा ये। तो इसलिए उन्होंने पहले मनोवैज्ञानिक बने जीन पियाजे, जिन्होंने बच्चों को सीखने के लिए जाना कि किस अवस्था में कैसी रुचि होनी चाहिए, क्या सीख पाएगा वो। इन्होंने 4 अवस्थाएं क्रम अनुसार बताई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कुछ पॉइंट और दिए कि स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। तो इन सब के बारे में आप जानते हैं कि जो पॉइंट कहां से पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी बच्चा जन्म लेता है, बर्थ से मतलब जन्म से ही बच्चे के पास एक तो होता है स्कीमा और 4 आते हैं उसके पास स्कीम। जन्म से ही बच्चे के पास एक स्कीमा और 4 स्कीम आते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उसके मानसिक रूप से जो भी सेट बना हुआ है, जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में बनी हुई, उसे हम कहते हैं स्कीमा। अब उसके पास जो 4 स्कीम है उन्हें हम कहते हैं ए सिंगल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिंगल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ए सिंगल इंफॉर्मेशन। तो स्कीम होती है एक सिंगल इंफॉर्मेशन और स्कीमा जो होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं टेट एग्जाम का, तो टेट जो है वो तो है हमारा स्कीमा, लेकिन टेट के आने वाले जो विषय हैं
जैसे कि हमने कह दिया हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ और साइंस, ये जो विषय होंगे वो कहलाएंगे आपके स्कीम। तो स्कीम क्या है? एक सिंगल इंफॉर्मेशन है, एक सब्जेक्ट अलग से कहें तो। और स्कीमा क्या है? वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये टोटल कि सारा डाटा एक ही जगह इकट्ठा है। लेकिन हमने ऊपर पॉइंट लिखा है कि बच्चे में जन्म से ही 4 स्कीम आते हैं और एक स्कीम आता है। तो उनको समझते हैं हम, 4 स्कीम कौन कौन से बच्चे में आते हैं। तो 4 स्कीम के बारे में पॉइंट है, ये पॉइंट आप याद रखें। जैसे कि नंबर पहला पॉइंट है कि पहला जो स्कीम है उसके पास वो होता है चूसना। तो बच्चा जो अंगूठा चूसता है तो वो उसका पहला स्कीम होता है कि चूसना क्या होता है। चूसने के बाद ये दूसरा पॉइंट आता है, चूसने के बाद तो वो दूसरा पॉइंट होता है देखना। चूसेगा और क्या है? सामने चीजों को देखेगा। तो चूसना है, देखता है, और देखने से पहले भी क्या करता है? वो देखकर पकड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है? देखकर चीजों को क्या करेगा? वो पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ना। तो पहला पॉइंट है हमारा चूसना। तो बच्चा क्या है? अंगूठे को चूसता है। और नंबर दूसरा पॉइंट है देखना, वो देखेगा और देखकर चीजों के पास जाने की कोशिश करेगा, जैसे कहते हैं नंबर तीसरा पकड़ना। और नंबर चौथा पॉइंट है इसका, वो कहता है पहुंचना। नंबर चौथा पॉइंट है पहुंचना। तो हमारे पास बच्चे, हम जानते हैं कि स्कीम कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमने जाना कि जन्म से बच्चों के पास 4 स्कीम कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट है चूसना, आपको याद रखना है। नंबर दूसरा देखना, नंबर तीसरा पकड़ना, और नंबर चौथा है पहुंचना। तो ये 4 स्कीम जन्म से ही बच्चा अपने साथ लेकर आता है। अगर इसका एक इकट्ठी इंफॉर्मेशन बना दी जाए, सिंगल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं स्कीमा। और स्कीम कौन से होते हैं? हमने ये जाना कि चूसना, देखना, पकड़ना और पहुंचना, ये इसके क्या कहलाते हैं? स्कीम। जो मानसिक रूप से जो क्रिया कर रही है उसे हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा हमने जाना क्या होता है? ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, टोटल जो इकट्ठी है। स्कीम क्या है? ये सिंगल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक एक करके इस्तेमाल की जाती है। अब आगे चलते हैं। स्कीमा और स्कीम जानने के बाद अगला पॉइंट है हमारा कि बच्चा जब भी इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आने के बाद बच्चा क्या है? दुनिया में आया, उसके पास थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके पास जिज्ञासा रहती है, किसी भी चीज को सीखने की जिज्ञासा रहती है। क्या होता है? क्यूरियोसिटी रहती है उसके पास। अब क्यूरियोसिटी रहती है तो वो एक तरह से क्या है कि वो पता नहीं है उसे ये सही है या फिर गलत है। अगर कोई चीज को वो टच कर लेता है, अगर कोई गर्म चीज को भी टच कर लेता है, तो उसे नहीं पता है कि ठंडा है कि गर्म है। तो जो क्यूरियोसिटी है उसे जानने की, वो एक असंतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम। तो असंतुलन क्या है कि जो बच्चे को दुनिया में आने के बाद जो जिज्ञासा थी और जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि ये सही है ये गलत है, सही गलत की जब पहचान नहीं थी कि गर्म है ये ठंडा है, सही है ये गलत है, तो उसे हम कहते हैं असंतुलन। जब उसे पता चल जाता है, उसे क्लैरिटी आ जाती है, किसी भी चीज की उसे क्लैरिटी आ जाती है और पता चल जाता है कि ये से गर्म छूने से हमें उंगली मतलब जल जाती है, या फिर हमें ये सही होता है ये गलत हो जाए, उसे हम कहते हैं संतुलन। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो असंतुलन और संतुलन क्या था कि बच्चे को जन्म से नहीं पता रहता है कि सही और गलत, ठंडा गर्म। तो उसे क्या है कि जो जिज्ञासा होती है जानने की जिज्ञासा में उसको टच करके देखता है, तो वो असंतुलन की क्रिया में आती है। उसके बाद आप क्लैरिटी कराते हैं, अगर उसने छू के पता कर लिया कि ये चीज गर्म है, तो इससे उंगली छूने से जल जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो सीख जाएगा, बाद में क्लैरिटी आ जाएगी ये चीज गलत है, इसे करने से ऐसा होता है, तो उसे हम कहते हैं संतुलन। तो वो सीख गया, जो क्लैरिटी आ गई उसे संतुलन कह रहे हैं, उससे पहले जिस जानकारी नहीं थी उसे हम असंतुलन कह रहे हैं। इन दोनों का जो प्रोसेस है, इनके बीच के प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन। इन दोनों के बीच के प्रोसेस कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो इसके लिए हमने 2 पॉइंट जाने। दुनिया में अगर कोई बच्चा है तो उसके पास जिज्ञासा है, ठीक। तो होता है हमारा असंतुलन क्या है? जब आपको क्लैरिटी नहीं थी, उससे पहले की जो घटना है उसे हम असंतुलन कहते हैं। जब क्लैरिटी आ गई उसके बाद की घटना को हम संतुलन कहते हैं।
उसी प्रकार हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने जाना स्कीम के बारे में, जान लिया स्कीमा के बारे में, संतुलन और असंतुलन के बारे में। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अनुकूल के दो पार्ट होते हैं, एडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं। अनुकूल के दो पार्ट होते हैं, जिससे एक का नाम होता है आत्म सातीकरण, आत्म सातीकरण, और दूसरा पॉइंट होता है हमारा समंजन या सामंजस्य। अब आत्म सातीकरण और समंजन को समझते हैं। जो अनुकूल है मतलब हम इसमें से सुधार करेंगे, तो इनके दो पार्ट हैं, आत्म सातीकरण और समंजन। मान लो कोई छोटा बच्चा है, मान लो कोई बच्चा था और उस बच्चे ने बचपन में एक बिल्ली को देखा, बचपन में एक बिल्ली को देखा। तो बिल्ली के, उसे पता है कि बिल्ली की 4 पैर होते हैं, बिल्ली की एक पूंछ होती है ना, और बिल्ली काली है। ठीक है, उसने ये 3 चीजें देखी कि 4 पैर, एक पूंछ, काली है। अच्छा, उसने देखा तो उसकी एक जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, उसकी स्कीम है। ये क्या है, स्कीम है। अभी हम सीख कर आ रहे हैं ना स्कीम क्या होता है। और जो बिल्ली है वो उसके लिए क्या है, स्कीमा का स्ट्रक्चर बन गया कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं। तो ये क्या है, बिल्ली क्या है, स्कीमा है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। तो ये 4 पैर, पूंछ और ये काली जो है वो उसकी स्कीम है, और बिल्ली जो है उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा, स्कीम को यहां से भी समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब बच्चे ने ये जाना था ये बिल्ली है, जैसे ही अब वो बच्चा अपनी मौसी के घर पर गया, जब बच्चा अपनी मौसी के घर पर गया और उसने देखा एक कुत्ते को, उसने फिर क्या देखा, एक कुत्ता देखा। अब कुत्ते के भी क्या देखा उसने, कुत्ते के भी 4 पैर हैं, उसकी भी एक पूंछ है, वो भी काला है। जब उसने अपनी मौसी के घर पर गया था तो उसने देखा कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, उसकी भी एक पूंछ होती है, वो भी एक तरह से काला है। तो बच्चे ने जब मौसी घर पर, जब उससे पहले इसने एक बिल्ली को देखा था, जब कुत्ते को देखा तो उसने उसका नाम लिया कि ये तो बड़ी बिल्ली है। जब कुत्ते को देखकर उसने नाम लिया ये क्या है, एक बड़ी बिल्ली है, क्योंकि उसे पता नहीं था, उसे जब क्लियरिटी नहीं थी तो इसका मतलब था उसने क्या जाना कि कुत्ता क्या है, एक बड़ी बिल्ली कहा। तो आप में से आप जब घर के सदस्य होते हैं तो उसे बताएंगे कि बिल्ली और कुत्ते में डिफरेंस क्या है। तो उसने फिर खुद देखा कि जब कुत्ता भौंक रहा था, इसके बीच की कंडीशन बनी कि कुत्ता क्या कर रहा था, भौंका। जब कुत्ता भौंका तो उसने पहचाना कि ये कुछ और है। तो फिर बताया ऐसे कि जो भौंकता है उसे क्या कहते हैं, कुत्ता है, जो म्याऊं म्याऊं करती है वो क्या होती है, बिल्ली। तो कहने का मतलब है, बच्चा को बिल्ली के सामने अगर इसको हमने देखा था पूंछ और काली को देखकर, तो उसे भी उसके पास पुरानी इंफॉर्मेशन थी, पूर्व ज्ञान था। जब बड़ा हुआ थोड़ा बालक, उसने कुत्ते को देखा, एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई कि ऐसा ही दिखने वाला बड़ा जीव कुत्ता कहलाता है, वो भौंकता है और ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के साथ कुछ नया ज्ञान ऐड करना, नया ऐड करना। तो इसमें ऐड कर लिया ना उसने, तो बिल्ली और कुत्ते में अंतर सीख लिया उसने। तो नया ऐड करना, पूर्व ज्ञान के साथ जब कुछ नया ऐड करेंगे उसे हम कहते हैं आत्म सातीकरण, एस्मिलेशन, आत्म सातीकरण। जब किसी आप पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान को ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है, आत्म सातीकरण कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं कि आत्म सातीकरण क्या होता है। इसी के बाद अगर आप इन दोनों कामों में आत्म सातीकरण के साथ आपने पूर्व ज्ञान में आपने नया ज्ञान ऐड कर लिया तो क्या कहलाया, आत्म सातीकरण कहलाया। नया ज्ञान ऐड है ना, और साथ में आप सुधार करते हैं, उसमें जो कमियां थी उसमें सुधार करना, उसे हम कहते हैं समंजन। हम उसे क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। हमने क्या किया कि अनुकूल क्या है, एक तरह से क्या है, अनुकूल का मतलब था यहाँ पर अनुकूल के दो पार्ट हुआ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडजस्ट करना।
अपने खुद को एडजस्ट करना, किसको? खुद को एडजस्ट करना ही अनुकूल कहलाता है। उसके दो पार्ट है, आत्म सातीकरण और समंजन। इसमें हमने खुद को ही तो जाना है, बच्चे ने खुद को जाना है। आप इससे पहले बच्चे को जाना था कि बिल्ली होती है, बिल्ली के स्कीमा था और स्कीम के बारे में जाना। उसने बड़ा देखा तो कुत्ते को उसने बड़ी बिल्ली कहा, तब उसने पहचाना कि जब वो भौंका उसने कहा कि और कुछ और है, अगर कुछ और है तो इसका मतलब ये कुत्ता है, फिर बताया गया उसे। तो कुछ नई चीज ऐड हुई ना, तो जब नया कुछ ऐड करते हैं पूर्व ज्ञान में, जब नया ज्ञान को ऐड किया जाता है तो उसमें हम आत्म सातीकरण कहते हैं। और पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ उसमें सुधार जो किया गया है, उसमें जो सुधार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन। तो हमने 4 पॉइंट जाने। पहला पॉइंट, स्कीम क्या होता है, स्कीम के बारे में जाना। स्कीम क्या है? सिंगल इंफॉर्मेशन है। स्कीमा क्या था? ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्कीमा कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, उससे पहले हमने और जाना है संतुलन और असंतुलन के बारे में। असंतुलन क्या था? जब उसे चीज के बारे में ज्ञान नहीं था वो असंतुलन कहलाया था। जब उसे क्लैरिटी होगी इस चीज की उसे हम संतुलन कहने लगी। आत्म सातीकरण क्या था? पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जब ऐड किया गया तो उसे आत्म सातीकरण कहा गया। जब पूर्व ज्ञान नए ऐड को में फिर सुधार किया गया, दोनों को ऐड करके उसने खुद को एडजस्ट किया, तो सुधार किया, तो उसे हमने क्या नाम दिया? समंजन कहा। समंजन में क्या होता है कि हम खुद के द्वारा उसमें जो कमियां उनको दूर करके उसमें बदलाव करते हैं, उसे समंजन कहते हैं। इसी प्रकार इसका इसलिए अनुकूल के इसलिए 2 पार्ट है ये, क्योंकि एडजस्ट, अनुकूल का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। किसको? खुद को ही एडजस्ट करना। तो जीन पियाजे के सारे पॉइंट हमने क्लियर की कि क्या था स्कीम, क्या था स्कीमा। स्कीमा आप याद रखें, बच्चे जन्म से लेकर आता है कि 4 स्कीम होते हैं कि जैसे चूसना, देखना, पकड़ना या पहुंचना। ठीक है। और हमने जाना स्कीम स्कीमा के साथ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन के बारे में। ये प्रोसेस होता है हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। पीछे जाना था, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस बहुत क्लैरिटी आ रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। असंतुलन के बारे में, संतुलन के बारे में। और हमने क्या जाना? आत्म सातीकरण क्या होता है? समंजन कहते हैं। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आता है आप कर सकें, इसलिए हमने इस तरह से जाना है। हमारा अगला बिंदु रहेगा कि इसकी अवस्थाएं, जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। तो इनमें से एक सवाल 100% एग्जाम में आता है। इससे प्रीवियस ईयर में टेट का जो एग्जाम हुआ था जूनियर का, उसमें सवाल पूछा गया कि इनमें से पहचानिए कि कौन सी अवस्था है उसकी दूसरे नंबर की अवस्था है। तो दूसरे नंबर की अवस्था पूछी गई थी। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया। उसी प्रकार अवस्थाओं के बारे में समझते हैं क्या होती है, कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारी अवस्था है, इसका मतलब संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। जैसे मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी का मतलब सेंसर ऑर्गन, मतलब ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? 5 सेंसर होते हैं हमारे। कितने? 5 सेंसर होते हैं। इन सेंसर को हम ज्ञान का द्वार कहा जाता है। जो ये सेंसर है 5, इनको हम क्या कहते हैं? ज्ञान का द्वार कहते हैं। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन संवेदीगामक अवस्था में 5 सेंसर होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो इनको हम ज्ञान का द्वार कहते हैं। कितने साल तक है? 0 से 2 वर्ष तक के लिए ये अवस्था होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं संवेदीगामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। इसे हम ज्ञान का द्वार भी कहते हैं। 5 जो आपके पास सेंसर हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञान का द्वार कहते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों। और इस समय बच्चे में वस्तु शास्त्र के ज्ञान की शुरुआत होती है। वस्तु शास्त्र के ज्ञान की शुरुआत होती है पर कंप्लीट नहीं हुई है, कि पहचानने लग जाता है कि मम्मी है हमारी, कि पापा हैं। धीमे धीमे अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, नकल करके सीखने लग जाता है। अनुकरण मतलब नकल करना, जैसे आप करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ज्ञान का द्वार किसे कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन संवेदीगामक अवस्था को ही कह रहे हैं। वस्तु शास्त्र ज्ञान की शुरुआत भी इसी स्टेज में हो जाती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी इसी स्टेज में आ जाती है, कि नकल करके सीखना। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें क्या है? प्री ऑपरेशन पीरियड में ये 2 से लेकर 7 वर्ष की होती है। एक टाइमिंग याद रखें कि कितने से लेकर कितने वर्ष की अवस्थाएं होती है। 2-7 की अवस्था कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसके 2 पार्ट होते हैं, प्री कंसेप्चुअल और एक होता है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव और कंसेप्चुअल कहें तो इनको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, 2 और 4 में, 4 और 7 के। इसमें क्या है? जब बच्चा प्री कंसेप्चुअल स्टेज में होता है तो उसे जीव बात, लिविंग और नॉन लिविंग का ज्ञान नहीं होता है। जीव बाद में क्या है?
लिविंग और नॉन लिविंग, इसका पूरी तरह से कोई ज्ञान नहीं होता है। और बच्चा क्या अहम केंद्रित होता है, जो कुछ है वो खुद को ही समझता है और प्रश्न पूछता है। इसमें क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, पूर्व संख्या अवस्था में जो बच्चे प्री कंसेप्चुअल आती है अवस्था में, तो बच्चा क्या अहम केंद्रित होता है, अहम माने मैं, तो मैं ही हूं, तो प्रश्न पूछना शुरू करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इन अवस्थाओं में देखा जाए तो कुछ जो बोलता है बच्चा, तो किस क्या बोलता है, मैं शब्द का, व्याकरण में मैं शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में व्याकरण के मैं शब्द का इस्तेमाल वो अधिक से अधिक करता है, मैं और तब वाला। इंट्यूटिव में प्री गैंग एज बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही हम, या इसे कहते हैं इंटरेक्टिव में, तो ये प्री गैंग एज कह सकते हैं और प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज किसे कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि प्री एज, प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज किसे कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। विकेंद्रीकरण और संरचना के सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता है। विकेंद्रीकरण और संरचना के सिद्धांत का ज्ञान अभी पूरी तरह से नहीं होता है कि चीजों को अलग तरह से कैसे देखा जाए, उनको बचाव कैसे किया जाए, ये पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है इस अवस्था में। तो ये याद रखें आप, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इसके अंदर प्री गैंगेज आता है, प्री स्कूलेज इसी में आता है। इसे एम केंद्रित से प्रश्न पूछने की उत्सुकता होती है, जिज्ञासा रहती है, और सबसे अधिक मैं वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सबसे अधिक मैं वर्ड का इस्तेमाल करता है व्याकरण में। आगे चलते हैं, हमने 2 स्टेज आनी, सभ्यति गामक और दूसरी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था पर चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ये क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से लेकर 11 वर्ष की होती है। कितने, 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कि उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसको हम, उसको पीछे वाली अवस्था आती है हमारी, तो प्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज है वो, मतलब प्री स्कूल एज हम पीछे वाले कह रहे थे, प्री गैंग एज उस पीछे वाले कह रहे थे जो पूर्व में है। और मूर्त तो क्या होता है, स्कूल एज या गैंग एज। तो ये सवाल बन सकते हैं कि स्कूल एज किसे कहते हैं और प्री स्कूल एज किसे कहते हैं। स्कूल एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, गैंग एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। तो इसे पीछे वाली थी उसे हम क्या कह रहे थे, प्री बोल रहे थे। ये वाली जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसे हम कहते हैं प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज। और मूल संख्या कहते हैं स्कूल एज या फिर गैंग एज। इसमें बालक संरक्षण करने लग जाता है, समझदारी आ जाती है उसके पास और संरक्षण करना शुरू कर देता है। विकेंद्रीकरण जानता है वो कि कैसे चीजों को अलग समझा जा सकता है, विकेंद्रीकरण को भी समझ जाता है, संरक्षण को भी समझ जाता है। लेकिन प्री स्टेज वाली जो एज है हमारे पास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो उसे नहीं समझ पाता। उसमें केवल प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज कहते हैं। उसमें संरक्षण के बारे में और विकेंद्र के बारे में नहीं जानता है। लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण के बारे में और विकेंद्रीकरण के बारे में समझ जाता है। अगली हमारी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से लेके 15 वर्ष की अवस्था होती है, 11 से लेके 15 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, लॉजिकल पूर्ण रूप से समझ जाता है, समझदार हो गया बच्चा, लॉजिकल पूर्ण रूप से कि सही और गलत, और तर्क करने लग जाता है। अमूर्त तर्क करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाता है कि लिविंग है नॉन लिविंग है, इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्ची में। एक और है डिसीजन मेकिंग, तो इसे निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, मतलब समझदार हो गया, क्लास 10th के ऊपर का बालक हो गया, तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग आ जाती है। तो 11th 12th में बच्चा समझ जाता है कि डिसीजन मेकिंग की सही और गलत की पहचान करना। एनालिसिस, विश्लेषण करना सीख जाता है। तो बच्चा क्या है, विश्लेषण करने लग जाता है कि हाँ क्या करना चाहिए हमें आगे, सवालों पर एनालिसिस करने लग जाता है कैसे होगा ये। तो औपचारिक में क्या है, वो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना समझने लग जाता है कि लॉजिकल पूर्ण रूप से, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, एनालिसिस के बारे में। इस स्टेज के बारे में जाना, मूर्त में आपने जाना कि इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, संरक्षण विकेंद्रीकरण के बारे में जान जाता है। अब हमने ये चारों अवस्थाएं जानी, अब हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम चारों अवस्थाएं याद कर लें, डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। ट्रिक हमारी ये है, ट्रिक को समझे जरा। सबने पूरी की मूर्ति आपकी,
ट्रिक है ये कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं चार अवस्थाएं। सबने का मतलब है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जो कितने से 0 से 2 वर्ष की होती है। तो आप सबने से याद कर सकते हैं संवेदी गामक अवस्था। आप भूले ना, सबने पूरी की मूर्ति आपकी आसान है याद करना। सबने से याद कर सकते संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। पूरी का मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जाना था हमने, 2 से लेके 7 वर्ष की होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्ति से आप याद कर सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक जिसे हम अभी हमने जाना था स्कूल एज भी कहते हैं या गैंग एज भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्कूल एज या गैंग एज इसी अवस्था को कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की होती है और इसको हम कहते हैं प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज, इसको कहते हैं स्कूल एज या फिर गैंग एज। मूर्ति के बाद आपकी से आप याद कर सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक ये होती है 7 से 11 15 साल, 11 से 15 साल। इसमें बच्चा डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस वगैरह करने लगता है ज्यादा चीजों को। ट्रिक थी हमारी सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से आपको याद रखना है संवेदी गामक अवस्था कितने से 0 से 2 वर्ष। पूरी से याद करना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्ति से याद रखना है मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आपकी से याद करना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। तो इसका मतलब ट्रिक से भी याद कर सकते हैं चारों अवस्थाएं डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। क्या अवस्थाएं, कौन सी अवस्था कौन से नंबर पे आती है, ये पहले पर कौन सी संवेदी गामक, जिससे कि पिछले पेपर जो टेट का हुआ था जूनियर का उसमें पूछा गया था कि सेकंड वाली अवस्था का नाम बताइए, तो कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो डायरेक्ट आप पता कर सकते ट्रिक से संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। इस प्रकार हमने जीन पियाजे की पूरी थ्योरी के बारे में जाना कि क्या होता है, जीन पियाजे के जन्म क्या होगा, सारी अवस्थाओं के बारे में जाना, इनकी जो पॉइंट थे हमने सबके बारे में जाना। तो हम समझ चुके हैं कि बिल्ली के बारे में जाना था कि वो एक स्कीमा कहलाती है, बिल्ली के 4 पार्ट तो वो स्कीम कहलाए। तो हमने जो भी पॉइंट थे जीन पियाजे के सबको हमने कंप्लीट किया। इसी प्रकार जीन पियाजे जैसे कि हमने आज पढ़ा है, तो इन्होंने बच्चों के बारे में अध्ययन किया था। ये 3 बच्चे हैं, तो इनको लेकर आए थे और इनसे इन्होंने सीखा था, इन पर प्रैक्टिकल किया था, संज्ञान के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इसे, स्विस वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो इसी प्रकार इस वीडियो को देखें और समझें कि सवाल कोई भी आता है इस क्लास से कोई सवाल बाहर नहीं होगा। फिर मिलेंगे हम अपने अगले साइंटिस्ट को लेकर, थॉर्नडाइक को लेकर। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।